Hello everyone, welcome you all to Parcham classes. I am Janvi and I take burning issue section. हमारी क्लासेस वीक में ट्यूसडे और फ्राइडे को शेड्यूल्ड रहती हैं। प्रीवियस क्लासेस को देखने के लिए आप हमारे चैनल पे बनी हुई बर्निंग इशू की प्लेलिस्ट पे जा सकते हो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 78th सेशन ऑफ उनगा यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबलीज। यहाँ पर जो है आप देखोगे न्यूयॉर्क के अंदर ये मीटिंग चल रही है। इस पर्टिकुलर वीडियो में आज हम बात करेंगे कि इंडिया का क्या पोजीशन है और साथ ही साथ क्या रोल है यूनाइटेड नेशंस के अंदर। यूएनएससी की परमानेंट सीट के लिए बहुत समय से इंडिया डिमांड कर रहा है, साथ ही साथ उसके साथ कुछ और भी नेशंस हैं जो यूएन में परमानेंट सीट की डिमांड कर रहे हैं। देखिए, यूनाइटेड नेशन में जो है सबसे बड़ी जो बात निकल के आ रही है कि बहुत साल हो गए हैं और हमने देखा कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद से यहाँ पर कोई भी परिवर्तन या फिर कोई भी यहाँ पे चेंजेस जो है यूनाइटेड नेशन के किसी भी प्रोविजन में, रिप्रेजेंटेशन में या फिर सीट्स में नहीं देखे गए हैं। अब का जो वर्ल्ड एरा है ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की नई समस्याएं हैं, नए ग्लोबल इश्यूज हैं। इन्हें रिजॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर जो प्रोविजंस हैं यूनाइटेड नेशन के उन्हें बदलना होगा, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद से आप देखोगे कि जो दुनिया है वो काफी हद तक आगे बढ़ गई है और अलग अलग जो चीजें हैं, अलग अलग समस्याएं यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। चाहे वो पोस्ट कोविड जो है इकोनॉमिक क्राइसिस पूरा वर्ल्ड इस समय झेल रहा हो या फिर रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से यहाँ पर आप देखोगे कि इकोनॉमिक स्लोडाउन और फूड प्राइस इन्फ्लेशन देखने को मिल रहे हो। तो देखिए, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम इसमें पूरा डिस्कशन करेंगे यूएन की ओरिजिन से लेकर क्या यहाँ पे अभी तक का पोजीशन है इंडिया का, और साथ ही साथ क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें 1947 से जब से इंडिया आजाद हुआ तब से लेकर आज तक यूएन के अंदर जो है हुई है। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो परमानेंट सीट है उसको लेकर पूरी की पूरी क्या डिमांड है, किस तरीके से उसका प्रोसीजर आगे बढ़ रहा है, कौन कौन से ग्रुप इसमें इंडिया का फेवर कर रहे हैं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं लास्ट सेशन में पूछा गया क्वेश्चन। मैंने पूछा था कि कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है उनमें से कौन कौन फीचर्स लिए हैं। तो आपके ऑप्शंस थे रेसिड्यूरी पावर एट द सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर एंड एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो आपकी ये तीनों ही जो फीचर्स हैं हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए हैं। आंसर हो जाएगा ए, बी एंड सी। नाउ कमिंग टू यूएन ओरिजिन एंड हिस्ट्री। देखिए, अगर हम बात करें तो यहाँ पर लेट 19 और अर्ली 20 सेंचुरी के आसपास ये चीज देखी जा रही थी कि दुनिया के अंदर अराजकता और साथ ही साथ यहाँ पे कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं अलग अलग देशों के बीच में हो रहे थे। उस समय 1899 में इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस जो कि हेग में हुई थी, वहां पर एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया, एक ग्राउंड वर्क तैयार किया गया कि हम दुनिया में पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन करेंगे, यानी कि जो भी लड़ाई झगड़े हैं उन्हें उनका जो समाधान है वो हम पीसफुल तरीके से निकालेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर रूल्स ऑफ वॉरफेयर, अगर लड़ाई होती है किन्हीं दो देशों के बीच में तो यहाँ पर कुछ नियम बनाए गए, इसी नियमों के तहत जो है ये सारे युद्ध लड़े जाएंगे। तो इस तरीके का कुछ यहाँ पे ग्राउंड वर्क 1899 में तैयार किया गया। अब देखिए, यहाँ पे 1902 में रिजल्ट होता है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का। अब यहाँ पे 1899 में जब ये सारे ग्राउंड वर्क तैयार किए गए, उसके कुछ समय के बाद ही 1902 में यहाँ पर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को एस्टैब्लिश किया गया। आप देखोगे कि आगे चल के यही बनेगा यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो देखिए, ये एक अर्ली एफर्ट था, जो भी दुनिया के अंदर कॉन्फ्लिक्ट और वॉर चल रहे हैं उनको शांति से रिजॉल्व करने का और साथ ही साथ इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन को बढ़ावा देने का।
लेकिन यहाँ पे देखिए 1919 में यहाँ पे लीग ऑफ नेशन को इस्टेब्लिश किया जाता है। जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म होती है तब हम देखते हैं कि जो लास्ट हमने द हेग का 1899 का फ्रेमवर्क देखा उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। तब ये जो है लीग ऑफ नेशन की इस्टेब्लिशमेंट होती है फॉर द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, और साथ ही साथ दुनिया में पीस और सिक्योरिटी बनी रहे इन दोनों चीजों के लिए। इसी के साथ यहाँ पर आप देखोगे कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये आज की डेट में आप कई सारी रिपोर्ट्स देखते हो, आप मुझे 2 रिपोर्ट का नाम बताओगे जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है रिलीज करता है। तो यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया गया 1919 में। लेकिन हम देखेंगे कि लीग ऑफ नेशन भी जो है बहुत सारे चैलेंजेस को फेस नहीं कर पाता है। जो भी इस वर्ल्ड ऑर्डर में नई चीजों की जरूरत रहती है वो नहीं हो पाती है। हम देखते हैं कि जर्मनी यहाँ पे वर्ल्ड वॉर सेकेंड की शुरुआत कर देता है। देन अगेन जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड भी लीग ऑफ नेशन पूरी तरीके से फेल हो जाता है उसे प्रिवेंट करने में, तब यहाँ पर देखिए 1942 में जब ये वॉर चल रही होती है उस समय फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने यहाँ पर यूनाइटेड नेशन टर्म को क्वाइन किया। और यहाँ पर आप देखोगे कि 1942 में डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशन साइन हुआ, 26 अलाइड नेशन ने इसे जो है साइन किया था। अगेन हम देखेंगे कि 1945 में जब वर्ल्ड वॉर एंड के कगार पे रहती है उस समय यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को के अंदर जो है यूनाइटेड नेशन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। ये आप पिक्चर देखो, ये जिस दिन एस्टैब्लिशमेंट हुआ था उसी दिन की ये पिक्चर है यूनाइटेड नेशंस की। यहाँ पे यूनाइटेड नेशन चार्टर जो है वो साइन किया गया, 51 कंट्रीज ने इन्हें साइन किया। और एग्जैक्ट डेट की अगर हम बात करें तो 26 जून 1945 को ये चार्टर साइन किया गया। इसके बाद हम देखेंगे कि यूनाइटेड नेशन ऑफिशियली कब जो है एग्जिस्टेंस में आया, तो ये आता है आपका कुछ महीनों के बाद अक्टूबर 24, 1945 में, जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर हैं वो जो है इस चार्टर को साइन करते हैं। नाउ अब हम इसकी मेंबरशिप की बात करते हैं कि यूनाइटेड नेशन के एस्टैब्लिशमेंट के बाद यहाँ पे मेंबरशिप कैसी रखी गई है। अगर आप देखोगे तो टोटल 193 यहाँ पे मेंबर स्टेट हैं। आप ये जो ब्लू कलर का पूरा रीजन देख रहे हो ये सारे के सारे स्टेट्स जो हैं यूनाइटेड नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, और हर एक स्टेट के पास उनका एक सिंगल वोट रहता है। यहाँ पे देखिए जो वोटिंग है वो जो है यहाँ पे रिगार्डलेस ऑफ साइज एंड पॉपुलेशन है। ये डिपेंड नहीं करता है कि कौन सी कंट्री कितनी बड़ी है या उसकी पॉपुलेशन कितनी है। यहाँ पे जितने भी मेंबर स्टेट है 193 उन्हें यहाँ पे सिंगल वोट जो है सबको दिया गया है। साथ ही साथ अगर देखोगे तो यूनाइटेड नेशन की जरूरी नहीं है कि जो जनरल असेंबली में मेंबर है वही परमानेंट काउंसिल या अदर ऑर्गन्स में भी हो। जैसे परमानेंट काउंसिल के अंदर यहाँ पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर P5 मेंबर और +10 नॉन परमानेंट मेंबर जो है देखने को मिलते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो उनका में मेंबर्स हैं वो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर भी स्टेट मेंबर हो। यूनाइटेड नेशन की लीडरशिप के बारे में अगर हम बात करें, देखिए प्रेजेंटली में यहाँ के सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो, ये एक पोर्तुगीज पॉलिटिशियन है। जनरल सेक्रेटरी जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं वो जो है यूएन की हर एक पॉलिसीज की इंप्लीमेंटेशन, साथ ही साथ यूएन का जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो रहा है कि नहीं, इन सारी चीजों का ध्यान देते हैं। इनकी अपॉइंटमेंट की अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन के आधार पर जनरल असेंबली जो है इन्हें अपॉइंट करती है। क्या क्या की फंक्शन है यूनाइटेड नेशंस के? पहला है यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एंड पीस कीपिंग, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट, और साथ ही साथ यहाँ पे इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन को भी बढ़ावा देना है और क्लाइमेट चेंज और हेल्थ के इशू पे भी बात करनी है। तो ये सारी चीजें जो है यूएन के कोर फंक्शन में आती हैं। यूएन के 6 मेन ऑर्गन हैं। कौन कौन सा है? पहला है आपका जनरल असेंबली, ये एक डेलिबरेटिव बॉडी है। यहाँ पे मेंबर स्टेट जो हैं वो आकर ग्लोबल मुद्दों पे चर्चा करते हैं और किस तरीके से उनका समाधान निकाला जाए, रिजॉल्व किया जाए, उस पे बात करते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल की अगर बात करें तो इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरे रीजन में, पूरे वर्ल्ड में जो है पीस और सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी मेंटेन करना। नेक्स्ट यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है जो कि लीगल डिस्प्यूट, किसी भी 2 देशों के बीच में अगर कोई लीगल डिस्प्यूट है तो वो अपना केस लेकर यहाँ पे जा सकता है, वहां पे इसका जो है डिसीजन लिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका
यूएन का सेक्रेटेरिएट, यहाँ पर जितनी भी आपकी ऑपरेशंस की चीजें होती हैं वो सारी चीजें यहाँ पे की जाती हैं। अगर कोई डिसीजन है तो कोई पॉलिसीज है उन्हें किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, तो ये सारे काम सेक्रेटेरिएट में होते हैं। नेक्स्ट है आपका इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। बेसिकली यहाँ पर ये जो ऑर्गन है ये पूरी तरीके से इकोनॉमी और सोशल कल्चरल जो दिक्कतें हैं उन्हें एड्रेस करता है। और लास्ट है आपका ट्रस्टीशिप काउंसिल। सी, ट्रस्टीशिप काउंसिल जब बनी थी तो उसका मेन काम ये देखना था कि जो भी यहाँ पर और कॉलोनीज हैं, कॉलोनाइजेशन जो है पूरे वर्ल्ड से खत्म हो जाए और साथ ही साथ वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह उभर कर आए। तो यहाँ पर अब इस जो काउंसिल का है वो काम नहीं है, तो अभी प्रेजेंट के समय में आप देखोगे तो ये एक इनएक्टिव ऑर्गन है यूएन का। नेक्स्ट देखिए, अगर हम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात करें, क्योंकि यहां पर हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं 78 सेशन ऑफ उनगा और हम उसी के हाइलाइट्स की बात करेंगे, तो यहाँ पे हमें जिस ऑर्गन पे मेन फोकस रखना है वो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। हम जानते हैं ये पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, 193 मेंबर हैं और इसी के साथ ये इकलौती ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनती है जिसके अंदर आप देखोगे यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन पाया जाता है, यानी मोस्टली यहाँ पे सारी की सारी जितनी भी दुनिया में कंट्रीज हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर हैं। हर साल यहाँ पे इसका एनुअल सेशन कंडक्ट किया जाता है सितंबर के महीने में न्यूयॉर्क के अंदर, और यहाँ पर जितने भी आप देखोगे इंपॉर्टेंट ग्लोबल इश्यूज हैं वहां पे इसकी बात होगी। यूएन के अंदर डिसीजन मेकिंग अगर करनी हो तो वो किस बेसिस पे होगी, ठीक है। तो यहां पर देखिए, अगर कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो पीस और सिक्योरिटी से रिलेटेड, या फिर किसी नए मेंबर को एडमिट करना हो, या बजट के मैटर पे कोई अगर बात चल रही हो, तो उन सब में यहाँ पर 2/3 मेजोरिटी ऑफ वोटिंग चाहिए। अगर किसी भी चीज को यहां से इस रिजोल्यूशन को पास कराना है जनरल असेंबली में, तो 2/3 मेजोरिटी जो है पूरे मेंबर्स की जो वोटिंग है चाहिए। देखिए, उनका के अंदर 6 मेन कमेटीज बनाई गई हैं जो अलग अलग सेक्टर के लिए काम करती हैं। पहली आपकी डिसआर्मामेंट और इंटरनेशनल सिक्योरिटी की कमेटी है, दूसरी है आपकी इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल, तीसरी है सोशल ह्यूमैनिटेरियन एंड कल्चरल, चौथी है आपकी स्पेशल पॉलिटिकल एंड डीकोलोनाइजेशन, नेक्स्ट है आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव, बजटरी एंड लीगल कमेटी। तो ये 6 कमेटियां हैं जो अलग अलग पॉलिसीज अलग अलग सेक्टर के लिए यहाँ पे काम करती हैं। अगर आप देखोगे तो जितने भी मेंबर स्टेट हैं उन्हीं में से आप इन कमेटी के हेड कुछ बनाए जाते हैं और कुछ को यहाँ पे एक्सपर्ट या फिर एडवाइजर के रूप में इस कमेटी के अंदर जो है ज्वाइन किया जाता है। कुछ एडिशनल कमेटीज भी यहाँ पर हैं, जैसे कि एक जनरल कमेटी है जो डे टू डे उनका के अंदर जो है क्या चीजें चल रही हैं, क्या रिकमेंडेशन है, इन सब चीजों को देखती है। एक है क्रेडेंशियल्स कमेटी। देखिए, यहाँ पर मेंबर स्टेट जो भी चीजें बोल रहे हैं, जो भी चीजें कह रहे हैं, उनका क्या क्रेडेंशियल्स है, उन सारी चीजों को एग्जामिन करना इस कमेटी का काम है। अब देखिए, 1947 से लेकर के 2023 तक भारत के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें अभी तक हुई हैं यूएन के अंदर, हम वो डिस्कस करेंगे। इंडिपेंडेंस से लेकर 2023 तक जो भी इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशंस हुए हैं यहाँ पे, सबमिट्स हुई हैं यहाँ पे, जो इंडिया के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, जिसमें इंडिया का रोल जो है बहुत अहम रहा है, हम उन्हें डिस्कस करेंगे। 1947 में इंडिया जो है यूनाइटेड नेशन का मेंबर बनता है ऑन 15 अगस्त 1947। 1950 में जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नेहरू हैं, उन्होंने फर्स्ट टाइम उनका के अंदर जो है वो अपना एड्रेस स्पीच दी। क्या बात कही उन्होंने बात कही पीस और मल्टीलैटरलिज्म की। सी, बहुत जरूरी है, आपको पता है कि मल्टीलैटरलिज्म यानी कि सिर्फ ये नहीं है कि यूएस और रशिया के बीच यही 2 ऐसी कंट्रीज हैं जो पूरे वर्ल्ड में सरवाइव कर रही हैं। यहाँ पे और भी सारी जो है, यहाँ पे आप देखोगे कि कई सारी कंट्री, कई सारी पावर्स जो है उभर के आ सकती हैं, तो नेहरू ने इसी बात पे फोकस किया। 1955 में यहाँ पे देखोगे बैंजंग कॉन्फ्रेंस जो हुई थी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज की, जिसके अंदर ये डिक्लेयर किया गया था कि हमें कॉलोनाइजेशन है उसे खत्म करना है और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को भी खत्म करना है साथ ही साथ। 1961 में आप देखोगे कि बेलग्रेड डिक्लेरेशन होता है, जिसमें इंडिया जो है बहुत ही अहम रोल निभाता है इस डिक्लेरेशन को नेगोशिएट करने में, और इसी डिक्लेरेशन के साथ यहाँ पे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की जो प्रिंसिपल्स हैं उनको रखा जाता है। 1965 में आप देखोगे इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो वॉर होती है कश्मीर को लेकर, उसे यहाँ पे यूएन में ले जाया जाता है
है और यूएन यहाँ पे फाइनली सीज फायर का जो है वो रिजोल्यूशन पास करता है कि दोनों तरफ के जो फोर्सेस हैं वो अपनी तरफ से सीज फायर मेंटेन करेंगी। 1971 में अगेन इंडिया और पाकिस्तान का यहाँ पे वॉर देखने को मिलता है और बांग्लादेश जो है इस समय आजाद होकर एक न्यू कंट्री की तरह इवॉल्व होता है। 1974 में फर्स्ट यूएन वर्ल्ड पॉपुलेशन कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, तो आप देखोगे कि इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। साथ ही साथ यहाँ पे इंडिया ने कहा था कि हमें पॉपुलेशन ग्रोथ का जो मुद्दा है उस पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये आने वाले समय में काफी सारी दिक्कतें भी लेके आएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 1980 के अंदर भारत ने होस्ट किया 7th यूएन आपका अंकटाड का जो सेशन होता है, 7th अंकटाड का सेशन यहाँ पे भारत ने होस्ट किया। नेक्स्ट 85 में अगर आप देखोगे तो भारत ने पार्टिसिपेट किया पहले यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन्स के ऊपर, जिसमें भारत ने जेंडर इक्वालिटी और जेंडर पैरिटी की बात की और वुमेन एम्पावरमेंट के मुद्दे को भी उठाया। 1990 के अंदर अगेन यहां पर इंडिया होस्ट करता है अंकटाड का 10th सेशन, जिसके अंदर यहां पे ग्लोबलाइजेशन के ऊपर जो है फोकस किया जाता है। 1995 में अगर हम बात करें तो अगेन यहां पर 4th एडिशन चल रहा था वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन का, और इसी में आपका बीजिंग डिक्लेरेशन अडॉप्ट होता है और प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन, जिसके तहत हम जेंडर पैरिटी को अचीव करने की बात कहते हैं। 2000 का जो साल आता है तो 2000 के साल में यहाँ पे इंडिया का जो मेन यहाँ पे मुद्दा रहता है, तो इंडिया पार्टिसिपेट करता है मिलेनियम जो है समिट में। मिलेनियम समिट क्या है, देखिए इसके अंदर जो है एमडीजीज गोल जो है सेट किए गए, 8 गोल इसके अंदर रखे गए, जिसके तहत यहाँ पर पॉवर्टी को खत्म करना था, कम करना था और ह्यूमन डेवलपमेंट को यहाँ पे बढ़ाना था। ये सारे गोल्स इस समिट के अंदर जो है अडॉप्ट किए गए। 2005 में इंडिया पार्टिसिपेट करता है वर्ल्ड समिट के अंदर। फिर 2010 का आता है, यहाँ पर जो एमडीजीज गोल सेट किए गए थे उनके रिव्यू और डेवलपमेंट की बात होती है। नेक्स्ट देखिए 2015 से यहाँ पे आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। भारत इसे पार्टिसिपेट करता है और 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने का एजेंडा सेट करता है, जिसके तहत इंडिया ने 17 गोल्स को जो है सेट किया है, इन्हें अचीव करना है हमें 2030 तक। 2020 में आप देखोगे कि कोविड का एरा चल रहा था, इस कारण से 75th सेशन जो था वो वर्चुअली हेल्ड किया गया और यहाँ पर जो मेन फोकस था वो कोविड-19 पैंडेमिक के ऊपर था कि किस तरीके से हम इसे रिजॉल्व करें। नाउ अब हम देख रहे हैं 2023 का 78th सेशन उनका का चल रहा है न्यूयॉर्क सिटी के अंदर। बात करेंगे कि इस साल भारत कौन से मुद्दों को लेकर यहाँ पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर जो है पहुंचा है और किस मुद्दों को यहाँ पे ज्यादा जोर दे रहा है कि हमें ये सारी चीजें करनी चाहिए। देखिए इस बार प्राइम मिनिस्टर जो है इस मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाए हैं, इसलिए एक्सटर्नल जो है मिनिस्टर वो इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, डॉक्टर एस जयशंकर। सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे बात की इक्विटेबल एंड डेमोक्रेटिक वर्ल्ड ऑर्डर की। क्या है ये, देखिए अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो पूरी दुनिया है उसमें एक डेमोक्रेटिक ऑर्डर होना चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर हम देखेंगे कि जो एक इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन है वो हमें यूएन के अंदर नहीं देखने को मिलता है। उन्होंने बात की अपनी G20 प्रेसिडेंसी के ऊपर कि इंडिया की जो G20 प्रेसिडेंसी को होस्ट करने का विजन था वो यही था कि हमने G20 प्रेसिडेंसी जिस तरीके से होस्ट की, हमने ये एक मैसेज छोड़ा जो बाकी की ऑर्गेनाइजेशन है कि हमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन और एक डेमोक्रेटिक ऑर्डर क्रिएट करना है हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जहां भी जो भी ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक रूल बेस्ड ऑर्डर और एक नए यूएन चार्टर की जरूरत है, जिसमें जो कुछ नए नेशंस हैं, कुछ और डेवलपिंग नेशंस हैं, उनके बारे में जो है हम उनको नए तरीके से जो है शेप कर सकें। साथ ही साथ यहाँ पर जो कुछ कंट्रीज मिलकर पूरा एजेंडा सेट कर रही हैं वो भी चीज को खत्म कर सकें। यहाँ पे फेयरनेस और अगेन डेमोक्रेसी की देखिए आप बात समझिए, बार बार डेमोक्रेसी की बात क्यों आ रही है। यहाँ पर ग्लोबल नॉर्थ और साउथ डिवाइड की भी बात जयशंकर ने की। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से यहाँ पे ग्लोबल नॉर्थ और साउथ में डिवीजन हो चुका है, इन दोनों रीजन में जिस तरीके का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में गैप देखने को मिलता है वो बहुत ही बड़ा है। हम नॉर्थ देखेंगे तो बहुत ज्यादा डेवलप, साउथ देखेंगे तो इतनी सारी इकोनॉमिक क्राइसिस और पोलराइजेशन देखने को मिलता है हमें ईस्ट वेस्ट में। तो ये सारी चीजें उन्होंने कही कि हमें पूरी दुनिया को सिर्फ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की तरह नहीं, एक
एक पूरे होलसम की तरह देखना होगा और उन सब के लिए हमें उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करना होगा, सो दैट उनके साथ जो समस्याएं हैं उन्हें हम खत्म कर सके, तभी यूएन का जो यूनाइटेड नेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो पाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो टेरिटोरियल यहाँ पे इंटरफेरेंस की बात की। सी, अभी हमने डिस्कस किया था इंडिया और कनाडा के बीच में जो है क्या यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, और आप देखोगे कि उसके कुछ ही दिन के बाद से यहाँ पे 78 सेशन ऑफ उनका स्टार्ट होता है। तो हमने कनाडा वाला पूरा डिस्प्यूट डिस्कस कर लिया है, तो आपको एक आइडिया होगा। तो उसी को रेफरेंस में देते हुए एस जयशंकर ने यहाँ पे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें कही। एक पहली बात ये कही कि दूसरी कोई भी कंट्रीज जो है एक दूसरे के डोमेस्टिक मैटर्स में इंटरफेयर ना करें, और साथ ही साथ उन्होंने टेररिज्म की भी बात की कि हमें टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म जिस भी तरीके का चल रहा है और वायलेंस जो चल रहा है वेरियस कंट्रीज में, वेरियस रीजन में, उन्होंने स्पेसिफिक किसी को मेंशन नहीं किया, वो सब खत्म करने की जरूरत है। साथ ही साथ यहां पर इन्होंने कहा कि जो भी यहां पे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर, वो सारे के सारे जो है मतलब आप कह लो कि बेबुनियाद है एक तरीके से, क्योंकि अभी तक हमें कोई भी प्रूफ देखने को नहीं मिला है। इवन उस समय एस जयशंकर जब प्रेस मीट में थे, उनसे एक रिपोर्टर ने यहां पे सवाल भी किया कि जो समिट है, जो प्रूफ है वो जो है आपका 5i अलायंस को सबमिट किए जा चुके हैं। तो एस जयशंकर ने कुछ ऐसा जवाब दिया कि वो सबमिट वो जो प्रूफ है, क्योंकि हम 5i अलायंस का तो हिस्सा है नहीं, तो जब तक हमारे पास कोई प्रूफ नहीं आता है तब तक हम ऐसी किसी भी बातों को हवा नहीं देंगे। तो यहां पर हम देखते हैं कि इन सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही साथ जयशंकर जी ने यह भी कहा कि यहां पर जो P5 मेंबर्स हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे जब हम इंडिया की पोजीशन देखेंगे परमानेंट सीट के लिए। तो P5 मेंबर ही मिलकर यहां पर क्या डिस्कशन होना चाहिए, क्या यूएन उनका का मेन डिबेट होगा, टॉपिक होगा, तो ये सारी चीजें जो है सिर्फ 5 कंट्रीज तो मिलकर डिसाइड कर नहीं सकती हैं, बिकॉज वर्ल्ड ऑर्डर में अगर हम देखें तो इंडिया भी एक फास्टेस्ट इकोनॉमी की तरह आ रही है। फिर आप देखोगे जापान है, जर्मनी है, ब्राजील है, अफ्रीकन यूनियन का इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है। तो अगर ये P5 कंट्रीज मिलके बाकी सबके लिए कैसे कोई भी एजेंडा सेट कर सकती हैं, तो ये एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो है आपका रिफॉर्म का भी पॉइंट है, और एस जयशंकर ने इसे हाईलाइट भी किया। देखिए, उन्होंने यहाँ पे अमृत काल का जिक्र किया, जो कि 2021 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये टर्म कॉइन किया था। किस लिए? देखिए, अमृत काल रेफर करता है भारत की डेवलपमेंट और आने वाले अगले 25 साल तक के लिए। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर जब एस जयशंकर ने अपनी स्पीच की शुरुआत की तो उन्होंने कहा नमस्ते फ्रॉम भारत। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार हम देख रहे हैं काफी समय से कि बहुत समय के बाद यहाँ पर अगेन इंडिया के जो नाम है उसको लेकर डिबेट है। तो यहाँ पर देखोगे कि यूएन के अंदर नमस्ते फ्रॉम भारत से शुरुआत हुई, और जब उन्होंने अपनी स्पीच खत्म की तो यहाँ पर इंडिया दैट इज भारत ये कहकर खत्म की। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि देखिए, भारत जो है विश्व मित्र है। भारत को एक विश्व मित्र की तरह दिखाया कि हम सभी के दोस्त हैं और हम एक कोलैबोरेटिव एफर्ट में जो है यकीन रखते हैं। इंडिया का जो गोल होगा आने वाले समय के लिए वो चाइना, यूएस और पहले की जितनी भी कॉलोनियल पावर रही हैं लाइक ब्रिटेन एंड ऑल, इन सब से बिल्कुल ही अलग होगा। हम बार बार यहाँ पे इंटरनेशनल कॉपरेशन के ऊपर जो है पॉइंट आउट करते हैं, कोलैबोरेटिव कॉपरेशन के ऊपर बात करते हैं। तो ये सारी चीजें जयशंकर जी ने कही। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, जो भारत है वो कई सारे डाइवर्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, जैसे कि क्वाड हो गया, एक्सपेंडेड ब्रिक्स हो गया, I2U2 हो गया। तो ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, इंडिया की पोजीशन क्या है कि आज के समय में जो भारत है उसकी सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। आने वाले समय में हमारी इकोनॉमी और बेहतर होगी, हमारी जो मार्केट है वो बहुत बड़ी है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि वेरियस कंपनीज जैसे टेस्ला भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने को कह रही है। अभी लास्ट जब यूएस की विजिट पे गए थे प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने बात करी थी टेस्ला से यहाँ इंडिया में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए। तो ये सारी चीजें देखिए, इंडिया की जो अभी की पोजीशन है वो बहुत स्ट्रांग है, और इंडिया ऐसे समय पर यूएन में एक पावरफुल पोजीशन पे है जहां वो जो भी मुद्दों को रखेगा वो जो है सुने जाएंगे और उनको सिंसियरली जो है नोटिस किया जाएगा। क्योंकि आप देखोगे G20 में जब से अफ्रीकन यूनियन की रिप्रेजेंटेशन हुई है, तब से जो दुनिया में एक भारत की इमेज है वो कुछ इस तरीके से उभर के आई है कि हाँ, हम यहाँ पे सबको एक
इक्वल रिप्रेजेंटेशन देने की बात पे जोर डालते हैं और वो चीज करते भी हैं। तो ये सारी यहाँ पे चीजें हैं। अब देखिए यहाँ पे I2U2 का जिक्र हुआ है, तो हम थोड़ी सी इस पे बात कर लेते हैं। देखिए I2U2 जो ग्रुप है वो बेसिकली इंडिया, इजराइल, यूएई और यूनाइटेड स्टेट के बीच में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। यहाँ पे आप मैप में देख सकते हो, ये है आपका इंडिया, यूएई, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स। इसको हम वेस्ट एशियन क्वाड या फिर मिडिल ईस्ट क्वाड के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली ये जो कंट्रीज हैं इस पार्टनरशिप के तहत यहाँ पर कोलैबोरेटिव एफर्ट लगाएंगी अलग अलग सेक्टर्स में, वाटर मैनेजमेंट, एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन, स्पेस एक्सप्लोरेशन, ये सारी चीजों को यहाँ पे देखा जाएगा। देखिए जो I2U2 है, बेसिकली अब्राहम एकॉर्ड जब साइन हुआ इजराइल और यूएई के बीच में, उसके बाद यहाँ पे I2U2 प्लेटफॉर्म की जो है कि ऐसा कुछ बनाना चाहिए, ऐसी एक पार्टनरशिप करनी चाहिए, इसकी शुरुआत हुई। अब्राहम एकॉर्ड की अगर हम बात करें तो देखिए अब्राहम एकॉर्ड जो था वो इजराइल और यूएई एंड बहरीन के जो है साथ में साइन हुआ था। हमें पता है कि इजराइल और जो बाकी गल्फ कंट्रीज हैं उनमें कितनी ज्यादा एनिमिटी है, लेकिन 2020 का जो साल आता है उसमें यूएस यहाँ पर एक आप कह लो कि मीडिएट करता है इन तीनों कंट्रीज के बीच में, और इन तीनों कंट्रीज को एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ लेके आता है कि देखो आने वाले समय में हमें यहाँ पे और डेवलप होने की आवश्यकता है और हमें एनिमिटी को छोड़कर अब आपस में एक साथ कोऑपरेट कर लेना चाहिए, सो दैट हम और अपनी कंट्री को और आगे लेके जा सके। तो यहाँ पर अब्राहम एकॉर्ड के जो डिक्लेरेशन था उसमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। बाद में हम देखते हैं कि सूडान और मोरक्को भी जो है यहाँ पे अब्राहम एकॉर्ड को ज्वाइन करते हैं और वो फैसला लेते हैं कि हम इजराइल के साथ अपने टाइज को जो है नॉर्मलाइज करेंगे। तो यहाँ पर इसी के तहत इस एकॉर्ड के बाद यहाँ पर I2U2 जो है साइन होता है। शुरुआत में इसका नाम था इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन या फिर वेस्ट एशियन क्वाड भी कहा गया था, लेकिन बाद में इसे I2U2 रखा गया फाइनल। इसकी पहली समिट जो हुई थी वो वर्चुअल हुई थी जुलाई 2022 के अंदर। नेक्स्ट देखिए, हमने सारी चीजें देखी कि यूएन की क्या पोजीशन है। अभी तक आपको एक आइडिया भी मिल गया होगा कि यूएन के अंदर क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। देखिए हम यहाँ पर परमानेंट सीट की जब बात करते हैं तो हमें पता है कि यहाँ पे हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात कर रहे हैं। तो देखिए सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में भी जानना जरूरी हो जाता है। अगर हम यूएनएससी की बात करें तो यहाँ पर मेन जो इसका वर्क है वो है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना। यहाँ पे टोटल 15 मेंबर्स हैं इसमें, और जिसमें कि 5 आपके परमानेंट मेंबर हैं और यहाँ पर 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर हैं। अब ये 5 जो परमानेंट मेंबर हैं इनके पास है वीटो पावर, और जो 10 हैं वो हर 2 साल के लिए जो है रोटेटिंग बेसिस पे, रीजनल बेसिस पे जो है इलेक्ट होते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो पूरा वो सर्विंग ईयर था 2 ईयर का, वो 2021 से 2022 तक था। ठीक है, तो यहां पर देखिए इस तरीके से आपका कुछ सिक्योरिटी काउंसिल की ऑर्गेनाइजेशन है। यहां पर जनवरी 2022 के अंदर 5 न्यू नॉन परमानेंट मेंबर्स को जोड़ा गया, जिसमें कि अल्बानिया, ब्राजील, गबन, घाना और यूएई थे। तो ये हमने देखा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का पूरा ओवरव्यू। अब देखिए यहां पर इसके अंदर कहां परिवर्तन की बात लाई जा रही है। आप देखोगे कि ये जो P5 मेंबर के पास वीटो की पावर है और सिक्योरिटी काउंसिल का जो काम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये दोनों चीजें जो है हमें जो है यहाँ पे देखोगे कि दिक्कत क्रिएट कर रही है इस पूरे प्रोविजन के अंदर, कि P5 के पास जो वीटो की पावर है वो मिसयूज की जा सकती है। कैसे? देखिए यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि कोई भी रेजोल्यूशन है, अगर कोई भी कंट्री P5 में से एक भी कंट्री उस पर वीटो कर देती है तो वो रेजोल्यूशन वहीं के वहीं जो है वॉइड डिक्लेयर हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ऐसे तो P5 में से जो भी कंट्रीज हैं वो अपने अपने नेशनल मैटर्स को जो है साधने के लिए इस तरीके के काम कर सकती हैं। तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे ये आती है। दूसरी समस्या जो यहाँ पे यूएनएससी की मेंबरशिप को एक्सपेंड करने की बात कही जा रही है कि ये जो 15 मेंबर्स जो फिक्स्ड हैं उसमें भी P5 एकदम ही फिक्स्ड है और 10 जो है रोटेटिंग बेसिस पे सेलेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर
प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रहा है। और जब हम देखें वर्ल्ड वॉर 1945 के बाद, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद, यहाँ पर जो स्थिति थी वो अलग थी और आज की डेट में जो स्थिति है वो अलग है। यहाँ पर अफ्रीकन और लैटिन अमेरिका कंट्री का बिल्कुल ही रिप्रेजेंटेशन देखने को नहीं मिलता है। और हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में हमें ओवर रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। यूके और फ्रांस दो कंट्रीज जो हैं यूरोप से जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट करती हैं P5 मेंबरशिप में। और साथ ही साथ जो यहाँ पर P5 का आप कहोगे वीटो पावर मिसयूज की बात करें तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देना चाहूंगी। जैसे रशिया ने वीटो का यूज किया था जब यूक्रेन को कंडेम्ड करने के लिए रिजोल्यूशन लाया गया था यूएनएससी में। साथ ही साथ यूएस ने यहाँ पे कई बार जो है फ्रीक्वेंट यूज किया है वीटो का ऑन द इशू ऑफ इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट। और चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना हर उस रिजोल्यूशन में वीटो लगाता है जब इंडिया जो है कोई भी कंसर्न की चीज, कोई भी टेररिज्म का इशू जो है लेकर यूएनएससी के अंदर जाता है। तो आप समझ सकते हो कि ये वीटो पावर जो है कितना ज्यादा बाकी कंट्रीज के लिए नुकसान कर रहा है। वो एक हार्मफुल तरीके से साबित हो रहा है। यहाँ पे ग्लोबल मुद्दे तो उठ ही नहीं पा रहे हैं। जो 5 कंट्रीज चाह रही हैं उसी तरीके से जितने भी बिजनेस हैं वो आगे बढ़ रहे हैं इन हाउसेज में। तो ये बहुत ही वीक सेगमेंट है जो आप कहोगे यूएनएससी की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें। तो इस कारण से यहाँ पर इन सब चीजों की डिमांड उठ रही है। अब देखिए यूएनएससी को रिफॉर्म करने के लिए इंडिया, ब्राजील, जर्मनी और जापान, इन 4 कंट्रीज ने G4 मूवमेंट लॉन्च किया। और ये G4 मूवमेंट जो है ये हर साल एटलीस्ट साल में एक बार जो है इन G4 कंट्रीज की यहाँ पे मीटिंग होती है और ये कोशिश करते हैं कि हम अपनी डिमांड को किस तरीके से यूएनएससी में आगे लेकर बढ़ें। साथ ही साथ ये भी चाहते हैं कि एटलीस्ट जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनके 2 मेंबर्स को यहाँ पर जो है रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, अगर हो सके तो रोटेटिंग बेसिस पे ही दिया जाए, लेकिन इनका रिप्रेजेंटेशन भी जरूरी है। आप मैप में देखोगे ये है आपका ब्राजील, ये है आपका जर्मनी, ये इंडिया और ये जापान, ये है आपकी G4 कंट्रीज। साथ ही साथ यहाँ पे G4 कंट्रीज ये भी कहती हैं कि एक टाइम बाउंडेशन होना चाहिए। हम कोई भी मुद्दा उठा रहे हैं तो उसको एक लिमिटेड टाइम में खत्म कर सके, ये नहीं कि उस पे एंडलेस मीटिंग पे मीटिंग और सेशन पे सेशन बुलाए जा रहे हैं। इस तरीके से क्या होता है कि जो मेन ग्लोबल दिक्कत रहती है वो सॉल्व नहीं हो पाती है। ये सारी चीजें यहाँ पे G4 कंट्रीज ने कही। लेकिन देखिए सबसे बड़ी जो यहाँ पे चैलेंज है इंडिया के लिए वो क्या क्या है। सबसे पहला तो ये है कि P5 तो हर हालत में अपोज करेंगे, वो नहीं चाहेंगे कि यहाँ पे कोई भी परमानेंट न्यू मेंबर बन के आए। इसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ राइवल कंट्रीज भी हैं जो नहीं चाहती हैं एक दूसरे को मेंबरशिप देना, उन्हें खुद भी अटेंड नहीं करनी है, उन्हें दूसरों को भी नहीं लेने देना है। कौन कौन है, जैसे आप देखोगे कि इंडिया के हमेशा बीच में ऑब्स्टिकल बन के रहा है चाइना और पाकिस्तान। जापान के रास्ते में हमेशा चाइना, नॉर्थ कोरिया और इवन साउथ कोरिया भी नहीं चाहता है कि जापान को यहाँ पर परमानेंट सीट दी जाए। ब्राजील का कॉन्फ्लिक्ट चलता है अर्जेंटीना और कोलंबिया के साथ और जर्मनी का चलता है बाकी अदर यूरोपियन कंट्रीज के साथ। तो ये जितनी भी यहाँ पे एनिमिटी कंट्रीज हैं ये एक दूसरे के रास्ते में हिंड्रेंस और दिक्कतें पैदा करती रहती हैं। वो यूएनएससी की जो परमानेंट सीट है उसको लेकर यहाँ पर ऑब्स्टिकल क्रिएट करती रहती हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि यूनाइटेड फॉर कंसेंसस, ये एक तरीके का ग्रुप है। ये जो ग्रुप है इसकी अलग ही कुछ डिमांड है। यहाँ पर हमने देखा कि ये सारी कंट्रीज तो एनिमिटी की वजह से यहाँ पर रोक रही है रास्ता इन कंट्रीज का G4 का, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा ऑपोजिशन ग्रुप है यूनाइटेड फॉर कंसेंसस। इसमें आप देखोगे टोटल 11 कंट्रीज हैं। यहाँ पे मैंने मैप भी अटैच किया है, अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है आपका इसमें। तो अर्जेंटीना, कनाडा, कोलंबिया, इटली, मैक्सिको, ये सारी कंट्रीज भी इन G4 कंट्रीज के खिलाफ है। इनका क्या डिमांड है, इनका डिमांड है कि हमें यहाँ पर एक इक्विटेबल कॉम्प्रोमाइज्ड सोल्यूशन चाहिए। दूसरी बात ये कहते हैं कि अफ्रीकन कंट्रीज और जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं और स्मॉल स्टेट हैं उन्हें रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। और उसके बाद ये कहते हैं कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो सिर्फ कुछ लोगों की नहीं होनी चाहिए। आप देखिए यहाँ पे G4 कंट्रीज भी सिर्फ 4 नेशन की बात कर रही हैं। तो इनका ऑपोजिशन ये है कि ये G4, ये जो 4 है सिर्फ यही क्यों इंक्लूड हो, जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो सभी की होनी चाहिए। वो प्रॉपरली यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इनकी ये भी डिमांड है कि जो आपका जनरल असेंबली है और जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसमें जो है डेमोक्रेटिक बेसिस पे यहाँ पे इलेक्शंस हेल्ड करवाए जाएं और उसके जरिए यहाँ पे सेक्रेटरी या फिर जो भी परमानेंट मेंबर्स हैं उनको चुना जाए। तो ये है आपकी यूनाइटेड फॉर कंसेंसस की डिमांड। अब देखिए
अगर हम चाहते हैं, अगर इंडिया को सपोज करो रेजोल्यूशन पास हो जाता है, यहाँ पे आप देख लो कि एक टेम्पो मैच कर जाता है हर एक कंट्रीज का, तो अगर यहाँ पे ये चीज करनी हो, इंडिया को परमानेंट सीट देनी हो, तो किस तरीके से होगी? सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसको यूएन चार्टर में अमेंडमेंट करना होगा, फिर उस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट करके एटलीस्ट यहाँ पर 2/3 मेंबर्स की वोटिंग चाहिए, यानी कि 129 कंट्रीज की। उसके बाद यहाँ पर जितने भी सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं उनका रेटिफिकेशन चाहिए एटलीस्ट 2/3 से। नेक्स्ट यहाँ पर हम फिर उसके बाद जाकर कहीं जो है इंडिया जो है परमानेंट मेंबर की जो सीट है वो ले पाएगा। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की, इंडिया की पूरी पोजीशन देखी, और साथ ही साथ हमने बात कर ली कि यूएन की कैसे ओरिजिन हुई, क्या क्या यहाँ पे दिक्कतें हैं, रिफॉर्म्स हैं। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ आवर वीडियो। सी, यहाँ पे आज का क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? आपके ऑप्शंस है न्यूयॉर्क सिटी यूएसए, जेनेवा स्विट्जरलैंड, द हेग नीदरलैंड, पेरिस में फ्रांस। तो देखिए आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में करिए। साथ ही साथ आई होप कि आपको यूएन से रिलेटेड तो हर एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इन केस कोई भी डाउट हो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। जिसको भी इस लेक्चर की पीडीएफ लेनी है, देखिए जो पीडीएफ है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पूरे लेक्चर में मैं एक एक चीज जो है हर एक स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपको परचम प्रोवाइड कराता है। तो आपको अगर इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे parchamclasses.in पर। कहाँ पे जाओगे? parchamclasses.in पर। वहां पे आपको सभी लेक्चर्स की पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, वहां से लो और रिवाइज करो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने मेंस के पॉइंट भी पूरे कवर किए हैं और प्रीलिम्स के जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें थी दोनों ही कवर की हैं, तो आपको ये दोनों एग्जाम में आएगा। और यूएन एक ऐसा टॉपिक है जिससे जो है आपकी जो उसकी ऑर्गन्स हैं, जो उसकी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, इन सब से क्वेश्चन 2 से 3 फिक्स है, हर एक एग्जाम में आते ही आते हैं। तो यहाँ पे कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछोगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल देन टेक केयर।